मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर परमाणु संरचना को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम की। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम क्या है। देखिए, तरंगों को बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखने से प्राप्त आलेख को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास जितने भी तरंगे हैं उन सबको उनकी वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में रखने से जो पैटर्न प्राप्त होता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम इस प्रकार है। देखिए, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, अगर हम उसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें सबसे पहले कॉस्मिक किरणें आएंगी। मैंने आपको बताया था कि कॉस्मिक किरणें केवल स्पेस में मिलती हैं। उसके बाद गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी या अल्ट्रा वायलेट किरणें, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड या अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे और लंबित रेडियो तरंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है दृश्य प्रकाश। हालांकि ये इसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अगर आप दृश्य प्रकाश को देखें तो ये वायलेट से शुरू होकर और रेड की तरफ चलता है। आपने पढ़ा भी होगा विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। देखिए, जो वायलेट किरणें हैं इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है और रेड जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी होती है। तो यही कारण है कि जो साइन बोर्ड है, जो खतरे का साइन बोर्ड है, वो लाल रंग से बनाया जाता है, क्योंकि ये बड़ी वेवलेंथ वाली तरंगों के कारण दूर से भी दिखाई दे सकता है। अब हम बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है। देखिए, स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किसी पिंड से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को स्पेक्ट्रोग्राफ से गुजारकर बनाए गए स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो तरंगे किसी पिंड से उत्सर्जित होती रहती हैं, अगर उन तरंगों को हम स्पेक्ट्रोग्राफ से गुजारकर एक पैटर्न प्राप्त कर लें तो उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह पुनः तीन प्रकार का होता है। नंबर 1, सतत स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऐसे स्पेक्ट्रम में तरंगे बिना किसी अवकाश के लगातार आती हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से बना इंद्रधनुष। आप देख सकते हैं कि जो ये सूर्य के प्रकाश से बना हुआ स्पेक्ट्रम है, आपको इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं दिखाई देगा। कलर जो हैं वो कंटिन्यूअसली इसके अंदर आते रहते हैं।
तो ये होगा सतत स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम अणुओं द्वारा बनते हैं। तीसरा होगा रेखीय स्पेक्ट्रम। ऐसे स्पेक्ट्रम सतत नहीं होते, अर्थात कहीं कहीं तरंगे अनुपस्थित होती हैं और जहां तरंगे अनुपस्थित होती हैं वहां अंधेरा होता है। तो ये तो 3 प्रकार हुए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के। अब हम बात करेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। ये कैसे बनते हैं? श्वेत प्रकाश को किसी पदार्थ से गुजारकर उसके अवशोषण के पश्चात बचे हुए विकिरण को स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारकर प्राप्त स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है इसमें तो पिंड से निकलने वाली तरंगे एनालाइज की जाती हैं, जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम में हम श्वेत प्रकाश को किसी सैंपल में से गुजारते हैं और जिन तरंगों को वो बिना अवशोषण के अपने पार जाने देता है उसका एनालिसिस करते हैं। अब देखिए, यही बात आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। पहले चित्र में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाया गया है। देखिए, इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे पास सैंपल है हम उसको किसी भी प्रकार से ऊर्जा देकर उत्तेजित करेंगे। जैसे हम उसे गर्म कर सकते हैं, हम उसे विद्युत धारा दे सकते हैं, या हम उसके ऊपर रेडिएशन का आपतन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो उत्तेजित प्रतिदर्श है इसमें से तरंगे बाहर निकलने लगेंगी और इस विकिरण को अगर हम एनालाइज कर लें और एनालाइज करने के बाद जो पैटर्न हमें मिलेगा वो उन तरंगों की बढ़ती हुई तरंगदैर्ध्य में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पैटर्न है इसमें अलग अलग तरंगे अलग अलग रंग की पट्टियों से दिखाई गई हैं। जैसे कुछ लाल रंग से दिखाई गई हैं, कुछ पीले रंग से दिखाई गई हैं, कुछ हरे रंग से दिखाई गई हैं और इनके बीच बीच में आप देखते हैं कि ब्लैक कलर है। इसका अर्थ है कि यहाँ तरंगे नहीं हैं, यहाँ तरंगे नहीं हैं, ये खाली जगह है। इसी प्रकार जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है उसको बनाने के लिए जो सफ़ेद प्रकाश है हम उसे किसी सैंपल के ऊपर डालते हैं। सैंपल सफ़ेद प्रकाश में से कुछ तरंगों का अवशोषण कर लेता है और बाकी तरंगों को बाहर जाने देता है। तो इससे क्या होगा कि जो तरंगे बाहर निकलेंगी जब हम उनका स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा एनालिसिस करेंगे तो हमें बढ़ती हुई तरंगदैर्ध्य में स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बीच बीच में काली लाइनें हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ की तरंगे इस सैंपल द्वारा अवशोषित कर ली गई हैं और जो शेष तरंगे बची उनका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया है। अब देखिए, हमारे पास जो अगला टॉपिक है स्पेक्ट्रम से संबंधित वो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, तो देखिए हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करते हैं और इस स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली विभिन्न रेखाएं कौन कौन सी हैं, उनका वर्गीकरण हमने कैसे किया है और उन रेखाओं की तरंगदैर्ध्य कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए, हम एक विसर्जन नलिका लेंगे और उसमें हाइड्रोजन गैस भर लेंगे और इस हाइड्रोजन गैस में उच्च वोल्टता वाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी जो
इसके अणुओं को तोड़ देगी परमाणुओं में और फिर उन परमाणुओं को उत्तेजित कर देगी, जिससे हाइड्रोजन के परमाणु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण उत्सर्जित करना आरंभ कर देंगे। और जब उन विकिरणों का हम स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालिसिस करेंगे तो हमें जो पैटर्न प्राप्त होगा उसमें अलग अलग तरंग दैर्ध्य की रेखाएं प्राप्त होंगी। तो इस तरह से हमें हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब देखिए, जो हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम है इसमें कई प्रकार की रेखाएं होती हैं और वे रेखाएं अलग अलग जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसके अलग अलग भाग से जुड़ी हुई हैं। जैसे कुछ रेखाओं को जो पराबैंगनी भाग में आती हैं उनको लीमान रेखाएं नाम दिया गया। कुछ रेखाएं जो दृश्य प्रकाश वाले हिस्से में आती हैं अर्थात जो हमें दिखाई देती हैं उनको बामर रेखाएं नाम दिया गया। इसके बाद पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये कुछ रेखाएं आपको प्राप्त होंगी और ये रेखाएं अवरक्त या इंफ्रारेड भाग में पड़ती हैं। तो देखिए, इस तरह से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली विभिन्न रेखाएं लीमान, बामर, पाश्चेन, ब्रैकेट और फुंड इन श्रेणियों में विभाजित हैं। लीमान पराबैंगनी भाग में पड़ेगी, बामर दृश्य प्रकाश भाग में पड़ेंगी और बाकी तीनों अवरक्त अथवा इंफ्रारेड भाग में पड़ेंगी। अब आप देख सकते हैं कि हमने अलग अलग श्रेणी के लिए N1 और N2 ये दो पूर्णांक इनको दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि N1 का मान लीमान श्रेणी के लिए 1, बामर के लिए 2, पाश्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फुंड के लिए 5 है। और ये निश्चित रहेगा। अगर आपसे कहा गया कि लीमान श्रेणी है तो आपको ये पता है कि N1 का मान 1 रखना है। अगर आपको बताया गया कि बामर श्रेणी है तो आपको पता होगा कि N1 का मान 2 है। अब ये तो हुआ N1 का मान। जो दूसरा पूर्णांक है N2, इसका मान N1 के मान से अगले संख्या से प्रारंभ होगा। जैसे लीमान श्रेणी में N1 का मान 1 है तो N2 का मान पहली रेखा के लिए 2, दूसरी रेखा के लिए 3, तीसरी रेखा के लिए 4 और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। और जो अंतिम रेखा होगी उसके लिए N2 का मान अनंत रखा जाएगा। देखिए, इस बात को आप पुनः समझें कि किसी भी श्रेणी के लिए N1 का मान तो निश्चित है, लेकिन N2 का मान N1 की मान वाली संख्या से अगली संख्या से आरंभ होगा और N2 का हर एक मान एक रेखा को प्रकट करेगा। जैसे N2 का मतलब हुआ लीमान श्रेणी की पहली रेखा, 3 का मतलब हुआ दूसरी रेखा, 4 का मतलब हुआ तीसरी रेखा। तो इस तरह से रेखाएं बढ़ती चली जाएंगी। अब जैसे बामर श्रेणी के लिए N1 का मान है 2, तो N2 यानी जो बामर श्रेणी की पहली रेखा है उसके लिए आप N2 का मान 3 रखेंगे, दूसरी रेखा के लिए 4 रखेंगे और तीसरी रेखा के लिए 5 रखेंगे। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि श्रेणी कौन सी है। इससे आपको पता लग जाएगा
कि N1 का मान क्या रखना है, और फिर आपको ये पता करना है कि रेखा कौन सी है, उससे आपको N2 का मान पता लग जाएगा। अब देखिए, अगर N1 और N2 के मान हमें ज्ञात हों तो बामर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सूत्र बनाया जिससे आप किसी भी श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य अथवा तरंग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, ये सूत्र क्या है। सूत्र है तरंग संख्या न्यू बार बराबर 1/λ, यानी आप तरंग संख्या भी निकाल सकते हैं और तरंग दैर्ध्य भी निकाल सकते हैं। तो न्यू बार बराबर 1/λ इज इक्वल RH इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ RH एक नियतांक है जिसको रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, और इसका मान 109,678 भी रख लेते हैं, 109,678 भी रख लेते हैं। तो अगर आपको श्रेणी कौन सी है, अगर आपको ये पता है तो आपको N1 का पता हो गया, और अगर आपको ये पता है कि रेखा कौन सी है तो आपको N2 का मान पता हो गया। जैसे मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि बामर श्रेणी के लिए पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य बताइए। ये न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया गया कि बामर श्रेणी के लिए पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य बताइए। तो देखिए, आपको पता है कि बामर श्रेणी के लिए N1 का मान क्या है, 2, तो आप यहाँ N1 का मान 2 रखेंगे, और बामर श्रेणी के लिए जो पहली रेखा है उसका मान क्या है, 3, तो आप यहाँ N2 का मान 3 रखेंगे, यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो इसी तरह अगर आपसे बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य पूछी गई तो आप N1 का मान तो 2 ही रखेंगे, जो N1 है उसका मान 2 ही रखेंगे, और जो N2 है उसका मान 4 रखेंगे। इसी प्रकार यदि आपसे अंतिम जो रेखा है उसकी तरंग दैर्ध्य पूछ ली गई तो आप N2 का मान अनंत रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से आप हाइड्रोजन के लिए विभिन्न प्रकार की रेखाओं की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं।